मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 16 जल एवं जल की कठोरता के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके हरियंत पब्लिकेशन की बुक में दिए हैं वो सारे क्वेश्चन, इसके साथ साथ किस क्वेश्चन पर और कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सारे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप पूरी क्लास अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के होने वाले हैं, क्योंकि जल एवं जल की कठोरता के आपके पॉलिटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और डियर स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए जो बचे दिनों की संख्या है वो आपके पास 35 से 40 दिन बचे हैं। 35 से 40 दिन बचे हैं। तो जो भी स्टूडेंट बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अच्छी तरीके से अभी से तैयारी करेगा, वही स्टूडेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके एक बेस्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ साथ एक बेस्ट ब्रांच पा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट के 35 डेज आप बिल्कुल शानदार तरीके से डेडिकेशन के साथ तैयारी ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको मनचाहा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और मनचाहा ब्रांच पर मिल सके। और डियर स्टूडेंट, यदि हम बात करें IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो बचे दिनों की संख्या है वो आपके पास 2 मंथ है, यानी कि 2 महीने बचे हैं। लेकिन जो आपका IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तुलना में। तो डियर स्टूडेंट, IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अभी से कम आपको 6 से 8 घंटे बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी करना होगा, जिससे आपका एक सीट पक्का हो सके IERT कॉलेज में। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको हमारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, जल में घुलनशील भस्म को निम्न में से क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है अम्ल, ऑप्शन नंबर बी आपका है क्षार, ऑप्शन नंबर सी आपका है लवण और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील भस्म को डियर स्टूडेंट हम लोग क्षार कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, अम्लीय घोल का pH मान होता है। तो डियर स्टूडेंट, अम्लीय घोल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से ज़रूर ध्यान में रखिएगा, यदि आपका pH मान 0 और 7 के बीच में है, यदि आपका pH मान 0 और 7 के बीच में है तो वह अम्लीय में आता है, और 7 और 14 के बीच में है तो वह आपका क्षारीय में आता है, और यदि आपका एग्जैक्ट 7 है तो वह आपका उदासीन आता है। तो 3 पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपको pH मान निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। 0 से 7 के बीच अम्लीय, 7 और 14 के बीच क्षारीय और एग्जैक्ट 7 है तो उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, कैल्गन का व्यावसायिक नाम है। तो जो कैल्गन का व्यावसायिक नाम है वह सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, कठोर जल के नमूने में MgSO4 आपको दे रखा है 0.012 ग्राम प्रति लीटर, तथा CaSCO3 का ट्वाइस की जो वैल्यू दे रखा है वह 0.081 ग्राम प्रति लीटर। तो जल की कठोरता बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, कठोर जल का प्रयोग किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है कृषि में, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है स्नान करने में, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है कपड़े धोने में, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है बॉयलर में। तो कठोर जल का उपयोग डियर स्टूडेंट हम लोग स्नान करने में कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कठोरता प्रकट की जाती है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपकी कठोरता होती है वो प्रकट की जाती है CaCO3 के समतुल्यांक के रूप में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है स्वस्थ जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक जल में डाला जाता है। तो स्वस्थ जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए नींबू का रस प्रवाहित किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कठोर जल कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि। तो कठोर जल कपड़े धोने के लिए उपयुक्त इसलिए नहीं होता क्योंकि यह साबुन के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्टीयरेट का अवक्षेप बनाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है पानी की कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट प्रक्रम में आपका 10% NaCl का घोल प्रवाहित किया जाता है क्योंकि। तो ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे आपको जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के। तो जो जल की अस्थायी कठोरता होती है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के कारण होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वहीं पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जल की अस्थायी कठोरता, तो जो आपके जल की अस्थायी कठोरता होती है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, और जो जल की अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो उबाल कर आप अस्थायी कठोरता दूर नहीं कर सकते। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है CaSCO3 का ट्वाइस के विघटन होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता जल उबालने से दूर हो जाती है। यह इसलिए कि CaSCO3 का ट्वाइस। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है प्रकृति में वाष्पशील है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है उष्मा से अपघटित होकर CaCO3 का अवक्षेप बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। उष्मा से अपघटित होकर CaCO3 का अवक्षेप बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। तो कठोर जल साबुन के साथ झाग इसलिए उत्पन्न नहीं करता क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड घुले रहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है निम्नलिखित का विद्यमान होना। तो मैंने आपको बताया कि जो जल की अस्थायी कठोरता होती है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है जल का द्वितीय आघूर्ण उच्च होने के कारण यह निम्न में से क्या है। तो जल का द्वितीय आघूर्ण उच्च होने का जो मेन कारण है डियर स्टूडेंट वो आपका विलायक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है जल में अस्थायी कठोरता किस लवण के घुलने से होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो जल की अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है जल में नमक को विलय करने से निम्न में से क्या बनता है। तो जल में नमक को विलय करने से डियर स्टूडेंट क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है समांगी मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है विषमांगी मिश्रण, और ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है यौगिक, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है पायस। तो जल में नमक को विलय करने से डियर स्टूडेंट आपका बनता है समांगी मिश्रण। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा जो आपका समांगी मिश्रण होता है डियर स्टूडेंट उसमें जैसे चीनी और पानी का मिश्रण ले लीजिए, चाहे चीनी और नमक का मिश्रण, और चाहे जल और नमक का मिश्रण ले लीजिए, ये आपका समांगी मिश्रण हो गया।
वहीं पर आपका बालू और पानी का जो मिश्रण है ये आपका विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का ये मतलब है कि दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल शानदार तरीके से घुल जाती हैं, आप दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं देख सकते। समांगी मिश्रण का ये मतलब है डियर स्टूडेंट कि दोनों चीज़ें जैसे नमक और पानी हो गया, चाहे चीनी और पानी हुआ, तो ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से घुल जाती है, जिनको आप अलग अलग देख नहीं सकते, तो ये आपका समांगी मिश्रण हो गया। वहीं पर विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि पानी और बालू। तो पानी में यदि आप बालू डाल देते हैं तो बालू और पानी को आप अलग अलग देख सकते हैं, तो उसको हम विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा कीटनाशक प्रयोग किया जाता है। तो नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए विरंजक चूर्ण या क्लोरीन जल प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, परम्यूटेट अथवा जियोलाइट का सूत्र क्या है। तो परम्यूटेट अथवा जियोलाइट का जो सूत्र होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है Na2Al2Si2O8 इंटू का 2H2O होता है, ये परम्यूटेट का सूत्र। यह बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यौगिक सोडियम जियोलाइट अधिक समय तक प्रयुक्त करने के बाद अप्रभावी हो जाता है। इस यौगिक को पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है, इसमें सांद्र H2SO4 में से गुजार कर। ऑप्शन नंबर बी आपका है, इसमें NaCl का 10% विलयन गुजार कर। ऑप्शन नंबर सी आपका है, इसमें वाष्प प्रवाहित करके। और ऑप्शन नंबर डी आपका है, इसमें कास्टिक सोडा प्रवाहित करके। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है क्योंकि। तो जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है, इसका जो मेन रीजन है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, जल के हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कितने डिग्री का बंध होता है। तो जल के जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंध होता है वो आपका 104 डिग्री 3 मिनट का होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। तो जो आपका समुद्र का जल होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका विद्युत का अच्छा चालक होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, भारी जल निम्न में से रासायनिक सूत्र है। तो जो आपका भारी जल होता है वो आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। तो ध्यान में रखिएगा, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है और रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है। तो सबसे पहले 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपको बताना है। तो सबसे पहले जल का हम अणुभार देख लेते हैं। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो H2O का भार कितना होगा। तो 2 भाग हाइड्रोजन, तो 2 इसका हो गया और 16 इसका हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि 18 ग्राम जल में 16 ग्राम आपका ऑक्सीजन है और 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन है। तो 18 ग्राम में यदि 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो 36 ग्राम में कितना ऑक्सीजन होगा। 36 ग्राम में आपका 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यदि 18 ग्राम में 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो 36 ग्राम में कितना होगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।